नमस्कार। श्रोताओं के लिए आज मैं लेकर आई हूँ हैदराबाद से पधारे हुए कवि सीताराम जी माने जी। जी। आप यहाँ पर आज पधारे हैं गिर साहब के घर पर, जी। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा परिचित करा दूं सबको। जी। आपका जन्म कहाँ पर हुआ है तथा आपका बचपन जी। कहाँ पर और किस तरह से आपने गुजारा है? मेरा जन्म जो है यही रेनापुर तालुके के अंदर एक छोटा सा गाँव खलंगी है, जी वहाँ हुआ। और मेरा बचपन जो है बहुत गरीबी में था, जी क्योंकि जॉइंट परिवार में होने से मेरी जो इच्छा थी उतनी पर नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने गरीबी में जी 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 जी। लेकिन बचपन में आपने मिट्टी के साथ खेला होगा या फिर पेड़ों पर चढ़े होंगे, जो आजकल नहीं ले रहा है बच्चों को। तो ये कोई अच्छी यादें भी तो होंगी। नहीं, बिल्कुल यादें अच्छी है। हमने बचपन में जो शरारती जो छोटे पने है, जी जी वो ये भुट्टा तोड़ना, वो तोड़ना, दुकान में बेच देना, कुछ खाना। और साथ साथ मैंने बकरियां भी चराई है जी 10 साल तक। जी। तो जो वो भी आपने अनुभव लिया है। जी जी बकरी चराना यानी बहुत ज्यादा मजे करना। बिल्कुल। जी जी, बहुत अच्छे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? देखो, मैंने मानव द्वारा लिखित किताबें न के बराबर पढ़ी है, लेकिन विधाता द्वारा लिखी गई दुनियादारी किताब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी है। यानी आप शिक्षा ज्यादा नहीं लिए हैं आगे, लेकिन जो भी बाहर समाज में दिखाई देते जी उसे ज्यादा अनुभव किया है, जी उसे आप अपने नजरों से पढ़ते हैं बिल्कुल। और उन्हीं की जो बात होती है, जो समाज में जो आपको नजर आता है, जी वही आपके साहित्य में हमें नजर आता है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक रचना पेश कीजिए, बाकी अगला सवाल बाद में लेंगे। देखिएगा, मेरे जीवन से जुड़ी हुई कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदगी की राहों में पानी कम, आंसू ज्यादा पिया हूँ, गैरों से ज्यादा अपनों से ठोकर खाया हूँ। यहाँ कोई किसी का होता नहीं, मतलब की है दुनियादारी, भली भांति पहचान रहा हूँ। जी सुख तो क्षण सा एक डरावना सपना है, इसीलिए गमों से मोहब्बत करता आया हूँ। और घायल सा दिल लेकर मंजिल पर चल पड़ा हूँ, घायल सा दिल लेकर मंजिल पर चल पड़ा हूँ। मंजिल का तो पता नहीं, मंजिल ढूंढ रहा हूँ। क्या बात और मंजिल मिलने का है अटूट विश्वास मुझे, है। मंजिल मिलने का है अटूट विश्वास मुझे। बड़े बुजुर्गों का आशीष लेकर आया हूँ। क्या बात है। और लाख मुसीबतें आए जिंदगी की राहों में, जी लाख मुसीबतें आए हाँ, जिंदगी की राहों में, मंजिल को पाने की मैं कसम खा के आया हूँ। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये मेरे जीवन की कहानी है। जी जी। आपकी रचना में जो सकारात्मकता है, जी वो आज के जो पीढ़ी है जी उनके लिए बहुत ज्यादा मार्गदर्शक रहे। जी जी आपने पढ़ाई नहीं की उतनी ज्यादा, जी तो फिर आपने आगे जाकर जिंदगी में क्या करना है ये पहले से ही तय कर रखा था? जी भाई, तो साहित्य मेरे सपने में भी नहीं था। साहित्य क्या होता है पता नहीं था, कविता कैसी होती है पता नहीं था, सम्मेलन क्या होता है पता नहीं। लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद हुआ, मुझे पता नहीं चला मैंने कविता कैसे लिखना चालू कर दिया, मैं बस लिख रहा हूँ। जी जी। और आप काम क्या करते हैं? कहीं पर नौकरी करते हैं या व्यवसाय है आपका? जी नहीं, मैं तो टेलरिंग व्यवसाय करता हूँ। मैंने लातूर में 6 साल तक टेलरिंग किए है, जैसे कि खरीद टेलर है, हाँ घर के टेलर है, चिंदे टेलर है, स्वर्ण का टेलर है, यहाँ मैंने काम किया है। फिर रोजी रोटी की तलाश में मैं हैदराबाद गया हूँ, वहाँ स्थायी। हैदराबाद में आप स्थायिक हुए हैं, जी तो वहाँ भी कठिनाई के दिन गुजारे लिए आपने? बिल्कुल गुजारे। एक 6 महीने तो मैंने फुटपाथ पर सोया। शादी के उपरांत मैं एक अकेला गया। हाँ हमारे गांव के लड़के जो कारखाने में काम करते थे, मैं टेलरिंग काम करके दिन भर काम कर रहा, शाम में उनके कारखाने में जाके सोता। जी 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 जी। तो इतनी कठिनाइयों से गुजर कर जी आज एक अच्छे राह पर आप चल रहे हैं, क्योंकि आज का जमाना जो हम देख रहे हैं, जी ये थोड़ी कठिनाई है जब आ जाती है, या तो कोई नशाखोरी करने लगता है जी या फिर आत्महत्या करने लगता है बिल्कुल। है ना?
तो आप इतने सकारात्मक रहे और एक जिंदगी की नई राह चुनी, बहुत अच्छे रास्ते पर चले। है सर। कब लगा आपको कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए, कविता की राह पकड़नी चाहिए? कब लगा? ये उत्कंठा से मेरे पिताजी ने जो संस्कार दिए थे, जी हमेशा बड़े लोगों में उठना बैठने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी वही संस्कार मेरे आज काम में आ रहे। आज मैं बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। जी जी जी। लेकिन कौन से समय आपने कविता लिखने की सोची? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। मैंने थोड़े थोड़े पेपर में चुटकुले पढ़ता था। जी हर संडे के चुटकुले आते थे, वो चुटकुले पढ़ता था, आनंद आता था। जी बस पढ़ते पढ़ते मैंने कविता लिखना कैसे चालू करूँ मुझे नहीं पता। जी जी जी। और पहली बार मंच पर, कौन से मंच पर आपने कविता की अभिव्यक्ति की? ऐसा मैडम, मैं पहले तो मनोरंजन की कविता, विशेष धर्म के प्रति मेरा आकर्षण ज्यादा था। तो मैं बस्ती में जो छोटे छोटे मंच होते थे कार्यक्रम, उसमें अपनी कविता सुनाता था, मनोरंजन होता था। होते होते गीत चांदनी के कार्यदर्शी नेपाल सिंह वर्मा जी, उनके संपर्क में आया और उन्होंने मुझे गीत चांदनी में आमंत्रित किया और मैंने वहाँ पहली बार पहली कविता पढ़ी थी, जी क्या हिंदू क्या मुसलमान। जी। आपको याद रहे हो? बिल्कुल याद है। पेश कीजिए फिर। देखिएगा, मेरी वो कविता मैंने कम से 15-20 साल पहले वो लिखी हुई कविता है। गंगा जमनी तहजीब से भरी हुई कविता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या अल्लाह क्या भगवान, इंसानियत ये है इंसान की एक पहचान। जी बिल्कुल। नहीं है खून किसी का कोई दूजा, नहीं है खून किसी का कोई दूजा, इंसानियत से बढ़कर नहीं कोई धर्म दूजा। क्या बात। मौलवी पुजारी देते ऐसे ऐसे भाषण, मैंने दोनों को बोला है। मौलवी पुजारी देते ऐसे ऐसे भाषण, तभी तो होता उनका भरण पोषण। बिल्कुल। नहीं है किसी ने कोई आध्यात्मिक ज्ञान, तभी तो पथ से भटकते ये अज्ञान। रंग रूप है ना उसका कोई आकार, वो तो साक्षात निर्गुण एक निराकार। क्या बात। खोल दो आध्यात्मिक ज्ञान के तुम द्वार, होगा तुम्हारे जीवन का उद्धार। क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या अल्लाह क्या भगवान, इंसानियत के इंसान की। ये कविता से मेरी साहित्यिक प्रवास की शुरुआत। बहुत बढ़िया। जी। जब भी आप रचनाएं लिखते हैं तो आपकी लिखने की प्रक्रिया, हमें मालूम है कि आप कोई किताब आज तक नहीं प्रकाशित किए हैं। बिल्कुल सही। कोई भी आपकी किताब प्रकाशित नहीं हुई, नहीं, लेकिन सभी रचनाएं आपको याद है। जी तो इतनी स्मरण शक्ति आपकी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आप दिमाग में रख सकते हैं। जी। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि एक किताब निकाली जाए? मैंने सोचा तो है, लेकिन वो समय नहीं आया अभी। बिल्कुल हो जाएंगे वो भी। आप हैदराबाद में कौन से संस्थान से जुड़े हुए हैं? मैं शुरुआत में गीत चांदनी से हुई और फिर बाद में कादम्बिनी क्लब से जुड़ा, साहित्य सेवा समिति से जुड़ दो, देवा प्रसाद जी संस्थापक है। अभी हमने एक नई संस्था खोलने का प्रयास शुरुआत है, राष्ट्रीय एकता कवि मंच। उसकी विचारधारा मेरी है। अभी रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों के बाद होने वाला है। जी जी। तो उस संस्था के माध्यम से आप साहित्य के लिए क्या करना चाहते हैं? बस सभी को जोड़ना है, सभी को देशभक्ति, सभी को हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के ऊपर उठकर सब मिलकर सबका साथ सबका विकास, वो भावना लेकर सभी को लेके साहित्यिक मंच। तो इसमें आपने कुछ पदाधिकारी वगैरह ऐसा कुछ चुना है? जी जी, वो सब कुछ आपका तैयार है? बिल्कुल तैयार। जी जी। तो कुछ दिनों के बाद हम चाहते हैं कि उसके कुछ कार्यक्रम हम भी देखें। दे हुई जी। तो आपकी एक अलग रचना आप पेश कीजिए। देखिए, आजकल नारी शक्ति पर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर संबंधित एक कविता लिखता हूँ। यहाँ तक मैंने ऊपर वाले से भगावत की एक कविता के माध्यम से अपने सुनी है। इंसानियत मर चुकी तो एक जमाना बीत चुका है, इंसानियत मर चुकी तो एक जमाना बीत चुका है, हमदर्दी जताना अब तो एक बहाना बन चुका है।
कौन अपना, कौन अपना और कौन पराया, ये कहना भी अब दुश्मन हो चुका है। और आम जनता के जिंदगी से खिलवाड़ करना कुछ लोगों का तो अब शौक बन चुका है। दया है ना धर्म है, लाज है ना शर्म है, इंसान पत्थर दिल बन चुका है। और डर लगने लगा बहु बेटियों को घर से बाहर निकलना, इंसान अब हैवान बन चुका है। देश देश और दुनिया के बिगड़ती हालात मेरा दिल अब कर चुका है। ये ऊपर वाले बिनती मेरी तू स्वीकार कर दे, ऐसे पापी दरिंदों को जो सुधार दे, या उन्हें इस दुनिया से उठा दे, वरना तुझे इतना बदनाम कर दूंगा, ऐसे पापी दरिंदों से तू भी मिल चुका है। बस। क्या बात है। तो आपके विचारों की सकारात्मकता जो है जी वो एक दिन वो जो माहौल खराब हो चुका है जी वो सही करेगी। जी ये सकारात्मकता हर एक को रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। आपकी जो बहुत ज्यादा पसंदीदा रचना है वो आप पेश करें। देखिएगा, मैं माता पिता के बारे में बोलूंगा मैं जी। क्यों हम देखते हैं आजकल हम जैसे घर के बाहर कारोबार व्यवसाय या किसी अन्य कारणों से निकलते हैं, अगर राह में कोई मंदिर नजर आती है या कोई रंगीन पत्थर नजर आता है तो हम वहाँ रुकते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, जिन्होंने अपने खून पचने की कमाई से हमारा जीवन संवारा है, क्या हम उन माँ बाप की कभी पूजा अर्चना करते? नहीं। क्या हम उन्हें मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं? नहीं। क्या रोज प्रातःकाल उनका चरण स्पर्श करते हैं? नहीं। बल्कि हम क्या करते हैं? उन्हें प्रताड़ित करते हैं, खून के आंसू निभाते हैं, घुट घुट के जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हर परिवार में होता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज्यादातर परिवारों में आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो कविता देखिएगा माता पिता के बारे में। माता पिता से बढ़कर इस जहां में नहीं कोई, माता पिता से बढ़कर इस जहां में नहीं कोई, क्यों तूने बनाई इनसे दूरी, बता दे ऐसी क्या तेरी मजबूरी। क्या बात। अरे रूखी सूखी रोटी खाकर तो कभी भूखे पेट सोकर इस दुनिया में जीने के काबिल बनाकर उन्होंने सिखाई तुझे दुनियादारी, क्यों तूने बनाया उनसे दूरी, बता दे ऐसी क्या तेरी मजबूरी। अरे ना लगती थी भूख, ना लगती थी प्यास, था बस मन में एक तेरा ही ध्यास, कौन पचने की कमाई लगा कर तुझ पर सारी, उन्होंने तेरी किस्मत सवारी, क्यों तूने बनाई उनसे दूरी, बता दे ऐसी क्या तेरी मजबूरी। क्या बात। अरे तू कर ले जगन्नाथपुरी, तू कर ले जगन्नाथपुरी, चाहे कर ले द्वारकापुरी, तू कर ले जगन्नाथपुरी, चाहे कर ले द्वारकापुरी, उनके आशीर्वाद के बिना हर यात्रा तेरी अधूरी, क्यों तूने बनाए उनसे दूरी, बता दे ऐसी क्या तेरी मजबूरी। क्या बात। अरे माता पिता से बढ़कर इस जहां में नहीं कोई, उनके आशीर्वाद के खातिर दुनिया तरसती है सारी, उनके बिना ये दुनिया है अधूरी, क्यों तूने बनाया उनसे दूरी, बता दी ऐसी क्या तेरी मजबूरी। भाई बचवा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना। जी जी। देशभक्ति पर आपकी एक रचना सुनाइए। जी जी देखिएगा सर, मैं इसमें अब राजनीति पर लाना चाहता हूँ, दो कविता सुनाऊंगा। जी। आजकल राजनीति, ये फुटपाथ पर शराब पी के सोने वाला शराबी और नेता, राजनीति का नशा करने वाला नेता, दोनों की तुलना की जाए तो मैं शराबी को चेहरे करूंगा, नेताओं को नहीं। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। कौन कहता है शराब का नशा बुरा होता है? कौन कहता है शराब का नशा बुरा होता है? वो तो चंद घंटों में उतर जाता है। राजनीति का नशा तो उससे भी बुरा होता है, वो कभी उतर नहीं पाता है। शराब के नशे में वो तो सच बोल देता है, शराब के नशे में वो तो सच बोल देता है, राजनीति के नशे में वो तो झूठ के झूठ बोल देता है। कौन कहता है शराब का नशा बुरा? शराब के नशे में वो तो खुद को ही लुटा लेता है,
शराब के नशे में वो तो खुद को ही लुटा लेता है, राजनीति की नशे में वो तो देश को लूट लेता है। कॉमनवेल्थ का घोटाला तो कभी आदर्श घोटाला होता है, शराब के नशे में ऐसा कभी नहीं होता है जो राजनीति के नशे में होता है। कौन कहता है शराब का नशा बुरा होता है? सही सही। आपकी एक आध बहुत दिल के करीब है या पसंदीदा रचना है, वो पेश कीजिए जी। जनता और नेता अगर होते थोड़े भी समझदार, जनता और नेता अगर होते थोड़े भी समझदार, पायदान ना होता मेरे देश में कोई गद्दार। क्या बात। विशेष समुदाय के तलवे चाटने लगी हर सरकार, विशेष समुदाय के तलवे चाटने लगी हर सरकार, बाहर में जाए देश है यहाँ किसी को दरकार। और धड़ल्ले से पल पोल रहा है भ्रष्टाचार, धड़ल्ले से पल पोल रहा है भ्रष्टाचार, और राजनीति की हो रही शिकार पत्रकार और कलमकार। और आत्महत्या कर रहे मुख्य किसान, और सरहदों पर शहीद हो रहे जवान, और विघटनकारियों को बचाने हम यहाँ कई पहले डर रही है मासूम बहन बेटियां घर से जाने को बाहर, डर रही है मासूम बहन बेटियां घर से जाने को बाहर, बेखौफ घूम रहे हैं पापी दरिंदे हर बाजार। कैसे होगा अब मेरे इस देश का उद्धार, कैसे होगा अब मेरे इस देश का उद्धार, सोच सोच कर सीताराम हो रहा है तार तार। कैसे होगा अब मेरे इस देश का उद्धार, कैसे होगा अब मेरे इस देश का उद्धार। देखिएगा, मैंने जो कविता जो लिखी है, शहर में आजकल मूर्ख विद्वानों की बाढ़ सी आ गई है, एक दूजे का मनोबल गिराने की होड़ सी लग गई है। ये अपने अहंकार में हो गए इतने मगरूर, कई साहित्यकारों के सपनों को कर दिया चकनाचूर। ऐसे बुद्धिजीवी के कितने सुनाऊं मैं नाम, लुकु लुकु टुकु टुकु करना बस यही है उनका काम। और ये अपने कारनामों से हो गए इतने मशहूर, साहित्य का रिश्ता है इनसे कोसों दूर। क्योंकि पानी पर जमी हुई ये मलाई है, इनके मस्तिष्क में मूर्खता की काई है। ऐसे मूर्ख विद्वानों से दूर रहने में ही भलाई है, ऐसे मूर्ख विद्वानों से दूर रहने में भलाई। आपके देशभक्ति पर रचना से बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे जो, और आपने जो भी रचनाएं यहाँ पर पेश की जी वो बहुत ही अर्थपूर्ण थी जी। जैसे कि और लोगों को उन रचनाओं से प्रेरणा मिलेगी। तो आपने समय दिया जी, यहाँ पर अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपका। धन्यवाद।